राजनीति की दुनिया में जनता ही सर्वोच्च होती है, उसका ही फैसला अंतिम और मान्य होता है। जन अदालत में न तो किसी की पैरवी चलती है, न ही कोई सिफारिश। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जाने कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे। एक समय लोगों को लगता था कि इंदिरा गांधी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन सियासत की इस राह में ऐसा भी अवसर आया कि इंदिरा गांधी को उनके ही गढ़ अमेठी में एक ऐसे नेता ने पराजित कर दिया जो साधारण से कुर्ते पाजामे में चलता था और उस कुर्ते की जेब में मुट्ठी भर चना उसकी पहचान होती थी। नाम था राजनारायण सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े को लेकर मीडिया में एक खबर चल रही है कि भाजपा हाईकमान फडणवीस के विरोधियों को मजबूत बना रही है। ऐसा कहने और लिखने वालों को भाजपा की नीतियों की अच्छी जानकारी नहीं है या वे अभी राजनीति की समझ से अछूते हैं। पहली बात तो यह कि विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई स्पर्धा नहीं है। विनोद तावड़े जहां केंद्र की राजनीति करते हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति में महारत हासिल है। दोनों नेताओं का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। इस नाते यह कहना कि किसी को पार्टी ने कमजोर किया या किसी को मजबूत, यह उचित नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में भाजपा के उगते सूरज हैं। बगैर किसी लाग लपेट की इनकी बेबाक टिप्पणी और जनहित में तत्काल निर्णय लेने की कार्यकुशलता इन्हें राजनीति के शिखर पर शीर्ष स्थान देती है। जिस राज्य की जनता खुद कहती हो राष्ट्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो ऐसे नेता पर छोटे और बड़े का आकलन करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सियासत के मार्ग पर नागपुर से मुंबई तक के सफर में जिसने कभी जनहित के फैसले के वक्त वोट की परवाह नहीं की हो, जिसने जनता को सर्वोपरि माना हो, उसके पद और कद को कोई छोटा नहीं आंक सकता। पाने की लालसा हर कोई रखता है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। और इसी साहस को देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है, जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहा हो और समय आने पर उप मुख्यमंत्री का पद सहज स्वीकार कर लिया हो। ऐसे नेता की गरिमा खुद से जनता के बीच ऊंची हो जाती है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना से जब 35 विधायक भाजपा के साथ आए, उस समय फडणवीस के सामने महाराष्ट्र का हित और मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों रखी थी, लेकिन वह देवेंद्र फडणवीस ही थे जिसने महाराष्ट्र के सम्मान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना उचित समझा। उनका यही त्याग और निर्णय उन्हें श्रेष्ठता की सूची में प्रथम स्थान पर ला खड़ा कर देता है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा रखने वालों के लिए भी देवेंद्र फडणवीस एक उम्मीद की किरण है। कभी बाला साहेब ठाकरे में विश्वास और भरोसा रखने वालों को अब महाराष्ट्र के भीतर फडणवीस में वह सब कुछ दिखाई देता है जो बाला साहब की तल्ख जुबान में दिखता था। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर विरोधी दलों की ओर से एक सवालिया बयान आया। तब उसके जवाब में फडणवीस ने कहा, जो लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने से डर गए थे, वे पूछ रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब हम कहां थे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद के विध्वंस का हिस्सा था। मैं कार सेवा के दौरान 18 दिन बदायूं सेंट्रल जेल में भी बंद रहा। उद्धव ठाकरे के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष खेमे में शामिल होने के बाद भाजपा के लिए इसे एक अवसर ही समझा जा सकता है कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित एक बड़ा वर्ग लगातार देवेंद्र फडणवीस की ओर आकर्षित हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब देवेंद्र फडणवीस बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक और वैचारिक विरासत सहित हिंदुत्व के स्थान को पूरी तरह से हथियाने में सफल हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें आज एकनाथ शिंदे की जैसे शिवसेना के रूप में एक सहयोगी भी मिल चुका है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
है।